मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कार्बन के यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, अर्थात आईयूपीएसी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम द्वारा ही कार्बन के यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे। तो हमारे हाई स्कूल में बोर्ड पर्पज से जो यौगिक दे रखे हैं, केवल वो दो ही दे रखे हैं, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, बस C2CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये दो ही हमारे यौगिक इसमें दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हम बता दें कि हमने जो पीछे यौगिक पढ़े थे वो पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियों के यौगिक, जैसे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सभी श्रेणियों के यौगिक थे। लेकिन ये दोनों ही यौगिक समूह के हैं। यहाँ पे OH समूह का यौगिक है ये, और ये जो है ये COOH समूह का यौगिक है। इसमें ओइक एसिड जुड़ता है और इसमें ओल जुड़ता है, तो इसीलिए इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है एथेनॉल। एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नाम है, लेकिन एथिल अल्कोहल ये इसका व्यापारिक नाम है। व्यापारिक नाम मतलब ये बाजार में इस नाम से जाना जाता है, एथिल अल्कोहल के नाम से। इसी तरह ये हमारा CH3COOH ये हमारा इसका आईयूपीएसी नाम है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे दो है, 1 2, और इसमें जुड़ता है ओइक एसिड, तो इसका नाम है एथेनोइक एसिड। लेकिन ये बाजार में जाना जाता है एसिटिक अम्ल के बारे में, जिसे हम सिरका कहते हैं। तो ये एसिड है CH3COOH। इसको बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण, ये सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम ये पढ़ेंगे C2H5OH। ये अल्कोहल है, जो अल्कोहल जिससे शराब बनाई जाती है, जिससे सैनिटाइजर बनाया जाता है, ये अल्कोहल है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं C2H5OH के बारे में। तो C2H5OH ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसको हम इसका आईयूपीएसी नेम है वो होता है इसका एथेनॉल। एथेनॉल, क्योंकि जब हम इसकी संरचना को खोलते हैं, इस पर संरचना बनाते हैं, तो हमें पता है इसके पास 2 कार्बन परमाणु है, तो एथ आ गया, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, एथेन, और इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एथेनॉल। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है, और ये इसका व्यापारिक नाम है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के ये 3 रूप यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम CH3 CH2, यहाँ पे देखो C2 ही है, 2 C है, H5 ही है, लेकिन यहाँ तोड़ के लिख दिया CH3 CH2OH और C2H5OH। ये तीनों एक ही बात है, ये अलग अलग रूप में लिखे हुए हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CCOH, हम H दिखाई ना, हमें पता है इसकी वैलेंसी 3 ही होगी, CH3 हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके लिखने के रूप हैं। इसका व्यापारिक नाम एथिल अल्कोहल है और आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल जो अधिकतर बनाया जाता है वो स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है, जिसमें शर्करा हो। शर्करा का मतलब है जिसमें भी जैसे कि थोड़ी सी स्टार्च होनी चाहिए, शर्करा होती है जिसमें मीठापन हल्का सा हो, तो उससे हम अल्कोहल बनाते हैं। और जो प्रकृति में जो हमें मिलता है, ये मिल जाता है हमें सुगंधित फूलों के रूप में और फलों के रूप में। फूल और फलों के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन हम जो बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, उससे बनाते हैं हम किण्वन द्वारा। ये किण्वन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किण्वन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो हम पढ़ेंगे किण्वन प्रोसेस क्या है या किण्वन विधि क्या है। तो किण्वन के प्रोसेस में हम लोग शर्करा युक्त पदार्थ लेते हैं और उसमें जल मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है, उसमें सबसे पहले शर्करा युक्त पदार्थ लिया जाता है। शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कि गन्ने का रस, अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई मिठाई या गन्ने के रस से बना हुआ गुड़। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो शर्करा होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें हम H2O मिला देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गन्ने की शर्करा होती है या जो मिठाई होती है, उसमें सबसे पहले हम पानी मिला देते हैं। अब पानी मिलाने के बाद इसमें क्या होता है, एक इन्वर्टेस एंजाइम आ जाता है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं 5%, जिससे इन्वर्टेस एंजाइम आ जाता है। ये इन्वर्टेस एंजाइम इसको ग्लूकोज व फैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज व फैक्टोज, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और प्लस C6H12O6 ये फैक्टोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज व फैक्टोज के दोनों ही फॉर्मूले सेम होते हैं। हम पानी मिला के हम शर्करा में कुछ दिनों के लिए उसे रख देते हैं, ढककर रख देते हैं, और ये प्रोसेस अपने आप ही होता रहता है। कुछ दिनों बाद ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी
जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति से जाइमेस एंजाइम एक इसमें उत्पन्न होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है C2H5OH प्लस CO2 और इसमें से CO2 गैस मिल जाती है। जैसे ही हम शर्करा युक्त पदार्थ में पानी मिला के रख देते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं, जब 30 से 35 दिन में इसमें क्या होता है, रखे रखे अपने आप ही बहुत बदबूदार एक गैस निकलने लगती है जो CO2 गैस होती है। जब ये गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है तब हमारा C2H5OH बन जाता है। ये जो एंजाइम्स इसमें पैदा होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होता है और कैसा जटिल कार्बनिक, इसमें संरचना बहुत ज़्यादा 12-22H की संरचना ज़्यादा होती है। ये जटिल कार्बनिक क्या करते हैं कि इसको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ते रहते हैं। जैसे C6 इसमें तोड़ दिया, C6H12O यानी कि ये कम में तोड़ दिया, सरल कर दिया इसे। फिर से एक एंजाइम आया, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ये फिर एक जाइमेस एंजाइम इसमें उत्पन्न हुआ और जाइमेस एंजाइम फिर जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एथिल अल्कोहल में। तो ये प्रोसेस हमारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि कहलाती है और इसको ही हम किण्वन प्रोसेस कहते हैं। किण्वन प्रोसेस, किण्वन विधि, ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और इसको हम किण्वन विधि कहते हैं। किण्वन विधि में शर्करा द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनता है व ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति से एथिल अल्कोहल बनाता है। ये है हमारा किण्वन प्रोसेस। इसको हम पढ़ लेते हैं नोट्स के माध्यम से कि यहाँ पे सुक्रोज दे रखा है जो कि शर्करा है, सीरे का तनु विलयन, जो सीरा होता है मिठाई जिसे हम कहते हैं गन्ने कोलू वाली जो मिठाई, यानी कि उसे हम सीरा बोलते हैं, ये सीरे से बनाया जाता है एथिल अल्कोहल। इसे पतला करके जल डाल के इसमें रख देते हैं तो इन्वर्टेस एंजाइम क्या करता है, इसे ग्लूकोज फैक्टोन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम, ईस्ट से फिर एक जाइमेस एंजाइम उत्पन्न होता है। जाइमेस एंजाइम क्या करता है, इसको एथिल अल्कोहल में, यानी कि ईस्ट मिलाने से हमें दो एंजाइम वहाँ पे पैदा होते हैं, इन्वर्टेस और जाइमेस। इन्वर्टेस उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और जाइमेस उसे एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब एथिल अल्कोहल के हम भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, एथिल अल्कोहल जो होता है रंगहीन होता है, वह जलने वाला द्रव होता है, इसमें आग लग जाती है, अगर हम इसे जलाएं तो जल जाता है, जैसे कि शराब, क्योंकि एथिल अल्कोहल से ही शराब बनती है। जो कच्ची दारू होती है या जो पकी हुई होती है, सारी जितनी भी हमारी शराब बनती है सब एथिल अल्कोहल से बनती है, तो इनको जब हम जलाते हैं तो ये जल जाती हैं। अगला है हमारा जल में घुलनशील। ये कैसी होती है, जल में अगर मिलाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग पानी डालते हैं तो जल और वो आपस में एक से मिल जाते हैं, तो ये जल में घुलनशील होती है। रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, जल की तरह होती है रंगहीन, जो भी कलर डाल देते हैं वही कलर हो जाता है एथिल अल्कोहल में। वाष्पशील द्रव होता है और ये उदासीन प्रकृति की होती है। एथिल अल्कोहलों के रासायनिक गुण, अब हम पढ़ रहे हैं इसके रासायनिक गुण। ये थे भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब ये कैसा दिखता है। अब ये है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये सोडियम के साथ जब भी अपक्रिया करता है तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। जब भी C2H5, ये रासायनिक गुण है कि किसके साथ क्या रिएक्शन दर्शाता है। जब ये C2H5OH Na के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है C2H5O Na प्लस H2। इस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, C2H5OH और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यहाँ से, ये बना हमारा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बनता है जब ये सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, तो ये इसका एक रासायनिक गुण हो गया। अगला गुण है इसका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में एथिल अल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति में एथीन बना देता है और उसके साथ साथ जल निकालता है, तो ये इसका दूसरा गुण है जिससे निर्जलीकारक हो जाता है, यानी कि इसमें निर्जल हो जाता है, बिना जल के रह जाता है। C2H5OH, जब इसमें हम H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराते हैं तो यहाँ बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, तो ये हमारा यहाँ पे जल निकल जाता है और ये एथीन बन जाती है। तो निर्जलीकरण कराने पर अल्कोहल का एथीन बनती है और जल बनता है। तो अल्कोहल के हमारे ये दो गुण कंप्लीट हुए और इसका अल्कोहल का उपयोग होता है स्पिरिट के रूप में, जो स्पिरिट बनती है उनमें, और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, और शराब बनाने में, ये सभी इसके यूज होते हैं। शराब बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में, ये सभी हमारे अल्कोहल के उपयोग हैं। अगला कार्बन का यौगिक है एसिटिक अम्ल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। इंपॉर्टेंट यौगिक ये दोनों ही हैं, एथिल अल्कोहल व एथेनोइक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल, ये दोनों एक ही नाम है। एथेनोइक ये है हमारा IUPAC नेम और एसिटिक अम्ल ये है व्यापारिक नाम, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3H हमने दिखा दिए कि 3 यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड से लग रहे हैं, COOH ये समूह लगा है, COOH ओइक एसिड का समूह लिखा है, ये ओइक अम्ल का, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इसका नाम है एथेनोइक, इसीलिए इसका नाम एथेनोइक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3COOH।
और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। ये लिखने के तरीके, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है इसकी। जो हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ है, जो हम एल्कोहल बना लेते हैं या एल्कोहल से हम डायरेक्टली इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा दें, C2H5OH है, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करा दूं, अगर इसका ऑक्सीकरण करा दूं K2Cr2O7, ये एक रिएक्टेंट होता है यानी कि उत्प्रेरक होता है। O7 KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में डायरेक्टली हमारा बन जाता है CH3COOH। ये डायरेक्ट ही बन जाता है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर हमें एसिटिक एसिड मिलता है या एसिटिक अम्ल मिलता है। तो हम यही लिखेंगे बनाने की विधि में कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये प्रोसेस दो रिएक्शन में होता है। पहले तो एथिल अल्कोहल से बनता है एथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड, फिर बनता है एल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। हम इसे डायरेक्ट एक ही विधि द्वारा या एक ही रिएक्शन से भी लिख सकते हैं कि C2H5OH का ऑक्सीकरण कराया और हमें मिल गया CH3COOH, यानी कि अल्कोहल से मिल गया हमें एसिड, ओइक एसिड। ये अल्कोहल है और ये ओइक एसिड है, ये एथिल अल्कोहल है और ये एसिटिक अम्ल है। अगला हम देख लेते हैं कि पदार्थ में ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है COO। यहाँ एक OH था, यहाँ एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अपचयन जो पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे हम उपचयन भी कहते थे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसके भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण इसके होते हैं कि ये रंगहीन होता है, जैसे कि एथिल अल्कोहल होता है, रंगहीन होता है। एथिल अल्कोहल भी रंगहीन होता है, लेकिन ये स्वाद में खट्टा होता है, सीरे के जैसी गंध होती है, सिरके के जैसे। एक्चुअल में ये सिरका ही होता है, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जो गन्ने का सिरका काफ़ी दिन रखा रहता है वो भी हमारा एसिटिक एसिड ही होता है। तो ये सिरके की तरह इसमें गंध आती है, रंगहीन होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये खट्टा होता है और इसका क्वथनांक जो होता है 391 केल्विन पर ये जाके उबलता है। क्वथनांक उसे कहते हैं जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलता है। तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। अगर इसे ठंडा कर दे तो ये बर्फ की तरह जम जाएगा, इसीलिए इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके रासायनिक गुण हैं एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आती है, या CH3COO। इस तरह से क्वेश्चन आता है CH3 एसिटिक एसिड के या CH3COOH के रासायनिक गुण लिखो, या फिर नाम से पूछेगा पहला कि एस्ट्रीकरण क्या है समझाइए, एस्ट्रीकरण क्या है समझाइए। तो इसमें हमें एस्टर मिलता है, और एस्टर कब मिलता है, जब हम अल्कोहल और ओइक एसिड दोनों को मिला देते हैं। जैसे CH3COOH, जब हमने इन दोनों को मिला दिया, अल्कोहल और ओइक एसिड जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमें यहाँ पे एस्टर प्राप्त होता है। तो हमें मिलता है यहाँ पे एस्टर प्राप्त। तो यहाँ से हमें क्या होता है, हमारा यहाँ से OH निकल जाए, H यहाँ से निकलता है और OH यहाँ से निकलता है, तो ये जल निकल जाता है। H और OH ये जल मिला देंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट ऐसे का ऐसे ही जुड़ जाता है। CH3COO C2H5 ये हो जाता है एस्टर। ये फॉर्मूला है हमारा एस्टर का, प्लस H2O यहाँ से निकल जाता है। CH3CO एक वो ये है, तो CH3COO और C2H5, तो ये हो गया एस्टर का फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं एस्टर। तो जब भी अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं। तो ये रासायनिक गुण एथिल अल्कोहल का भी है और एसिटिक अम्ल का भी है। अगर पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण लिखो तो हम उसमें भी लिख सकते हैं, और एसिटिक एसिड का रासायनिक गुण पूछा जाए तब भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नाम से पूछा जाए कि एस्ट्रीकरण क्या है बताइए, तो हम बताएंगे जब भी अल्कोहल और एसिटिक अम्ल मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया। एथेनोइक अम्ल व एसिटिक अम्ल एक ही है। एथेनोइक इसका IUPAC नेम है। एथेनोइक अम्ल व अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, इसे एस्ट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। CH3COOH और C2H5OH ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, CH3COO C2H5ON है। इसको मैंने खोल के यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH3, यहाँ पे खुल के हुए लिखा हुआ है CH3CO CH3 CH2N, इस तरह से लिखा है, यानी C2H5 को CH3 CH2 में लिखा हुआ है ये इस तरह से। तो हमें संरचना देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये C2H5 है, C2H5 को हम CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CH3 CH2 लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे एस्टर ही है C2H5। तो ये होता है हमारा एस्टर, और एस्टर का यूज जो है, एस्टर की गंध मीठी होती है, इसलिए इसका उपयोग इत्र वित्र जो जितनी भी परफ्यूम्स आती हैं उनमें किया जाता है। अगला रासायनिक गुण है सावनीकरण। सावनीकरण में हम क्या करते हैं, जो हमें ये एस्टर प्राप्त हुआ है, अगर इसी एस्टर में हम NOH मिला दें, इसी एस्टर में हम क्या मिला दें, NOH मिला दें, ये है हमारा एस्टर CH3COO C2H5, ये एस्टर है। अगर इस एस्टर में मैं NOH मिला दूं
तो जो हमने एल्कोहल डाला था इसमें, वो एल्कोहल हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम जब एस्टर बनाते हैं तो हमें एसिटिक एसिड के बनाने के साथ साथ एल्कोहल की ज़रूरत होती है, तो पुनः एल्कोहल बना देता है और इसके साथ साथ ये सोडियम एसीटेट बनाता है, CH3COONA। यहाँ पे Na जाके इसके साथ जुड़ जाता है और C2H5 ये OH के साथ आ जाता है। सो C2H5OH और CH3COONA ये इसके साथ चला जाता है। तो CH3COONA ये सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट, और ये एल्कोहल बनता है। एस्टर में हम क्या करते हैं, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है उसमें एल्कोहल डालते हैं तो एस्टर बनता है। अब हम जब भी एसिटिक एसिड से एस्टर बनाते हैं तो हमें एल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है एस्टर बनाने के लिए। जब भी एस्टर की कमी पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि एस्टर में पुनः NOH डालते हैं और ये एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सावनीकरण और इसे कहते हैं एस्टरीकरण। तो सावनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, और एस्टर की अभिक्रिया में बनता है एस्टर। एस्टरीकरण में बनता है एस्टर, सावनीकरण में बनता है सोडियम एसीटेट, जो हमें याद रखनी चाहिए। अगला गुण है क्षारक के साथ अपक्रिया। क्षारक के साथ अपक्रिया करके ये लवण व जल बनाता है। जैसे यहाँ पे NOH एक क्षार है, तो NOH के साथ अपक्रिया करी तो इसने क्या बना लिया, Na इसके साथ चला जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा, तो इसने जल बनाया और लवण बनाया, सोडियम एसीटेट। अगला है कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी के साथ भी करेगा तब भी ये हमारा लवण ही बनाएगा, ये लवण ही बनाएगा, तब भी हमारा लवण ही बनाएगा, CH3COONA और CH3COONA यही बनेगा हमारा। अगर क्षार के साथ करेगा तब भी, कार्बोनेट के साथ करेगा तब भी, बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तब भी। और इसका उपयोग करते हैं हम एस्टर बनाने में। जो एसिटिक एसिड है इसका यूज करते हैं एस्टर बनाने में, कृत्रिम सिरका बनाने में, जितने भी सिरका आ रहे हैं जो चाउमीन में पड़ते हैं, कृत्रिम सिरका यानी उनमें बनाने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में रिएक्टेंट के रूप में। हमने ये दोनों ही पढ़े कि एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं और एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं।